इसको रिमूव कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको वापस से इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला लेक्चर है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, टू डू। यहां पे हम पढ़ेंगे टू, हमें क्या पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमी हम किसे बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म इकोनॉमी। उसके बाद सिंपल इकोनॉमी हम किसे कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि ह्यूमन एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। मैंने यहां पे लिखा है कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड, एक गृहिणी कैसे अपने बजट से, अपने पैसे से, जो उनके पास रिसोर्सेस है उससे कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आप कैसे आपके पास जो रिसोर्सेस है उससे कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। जब भी अगर हम बात करते हैं बेटा तो एक ग्रीक वर्ड यहां ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स इज दैट, इकोनॉमिक्स इज economics is that branch of knowledge which those activities human beings studies which understand। हम यहां पर क्या बात करते हैं, जहां पर वेल्थ सेटिस्फाइड देयर अनलिमिटेड। देखो, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स की ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। आप बताया गया है कि ह्यूमन वंट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति का जो वंट्स है कभी भी जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होता। आप किसी चीज को पूरा करते हो, वापस से कोई चीज आपके सामने अराइज हो जाती है। तो ह्यूमन वंट्स हमारे पास क्या है बेटा, अनलिमिटेड है, और हमारे पास रिसोर्सेस जो है लिमिटेड है, एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं रिसोर्सेज का। चलिए हम इसके बाद आगे बात करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी, एक होता है कंज्यूमर्स और एक होता है प्रोड्यूसर्स, यहां तक आप नोट कीजिए पहले। देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है, जहां पर हम बात करते हैं ये रिलेशन किसका रखता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ रिलेशन रखता है। एलोकेटेड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जब भी हम अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में बेटा, तो हम यहां पर बात करते हैं स्केर्स रिसोर्सेज की। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, स्केर्सिटी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज की जो डिमांड जो होती है ज्यादा होती है, स्केर्सिटी, रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन ऑफ ह्यूमन वंट्स। हमारे पास जो ह्यूमन वंट्स जो है अनलिमिटेड है, और वंट्स के कंपैरिजन में हमारे पास जो रिसोर्सेस है लिमिटेड है बेटा। तो हम वहां पर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस का हम एग्जांपल, हम उसको यहां पर अल्टरनेटिव यूज करते हैं ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल लैंड मे बी यूज्ड टू ग्रो व्हीट और राइस एंड मे बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स। या तो आप इसको प्रोडक्शन के लिए, आप इसको व्हीट हो गया, राइस हो गया उगाने के लिए, और नहीं तो आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी, बिल्डिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसका इसीलिए बताया गया कि ह्यूमन वंट्स, यहां पर अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ
ह्यूमन wants आर अनलिमिटेड। ये बेसिक प्रॉब्लम है बेटे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड सबसे पहला, एंड हमारे पास जो रिसोर्सेस है बेटा, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, दैट इज स्केयर्स। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? स्केयर्स है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर लिमिटेड और स्केयर्स। इसीलिए हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेस। यहां पर किसकी एलोकेशन होती है? स्केयर्स रिसोर्सेस मींस सच अ मैनर दैट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज। देखो एक बात का ध्यान रखना आप, एक होता है बेटा कंज्यूमर्स और एक होता है बेटा प्रोड्यूसर। देखो कंज्यूमर का जो होता है वांट्स जो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर, आप एक कंज्यूमर है, आप क्या चाहते हो कि जो हम पेमेंट करते हैं उसके बदले में हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली। एज ए स्टूडेंट आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि जो आप पेमेंट करते हो, जो आप पे करते हो, उसके बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। तो एक कंज्यूमर जो है हमेशा क्या चाहता है? एज ए रेशनल कंज्यूमर हमेशा उसका वांट्स क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। उसको प्रॉफिट से मतलब है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, और जबकि प्रोड्यूसर का वांट्स क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्कैर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ। आपने एक चीज पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट में, हम मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, बिजनेस स्टडीज में है, एक चैप्टर का नाम है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? किसी भी इस मैनेजमेंट का एसेंस है, एक मेन पॉइंट्स है। इस तरह से स्कैर्सिटी इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैर्सिटी, एक बात, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा बेटा, आप लोग जानते होंगे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। एक है वाटर और एक है बेटा बेटा डायमंड। वाटर, पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं। और डायमंड्स अगर हम ना लगाए तो भी हम जी सकते हैं। फिर भी पानी का प्राइस क्या है बेटा? लो है। और डायमंड का प्राइस क्या है बेटा? हाई है। क्यों? क्योंकि पानी हमारे देश में अबंडेंट है, बहुत पर्याप्त मात्रा में है, जबकि हमारे पास डायमंड्स हो गया, सोना चांदी जो हो गया, बहुत ही कम मात्रा में है बेटा, इसीलिए इसका हाई प्राइस होता है। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। हम इकोनॉमिक्स में उन चीजों को स्टडी करते हैं जो स्केयर्स होती है, जिसकी लिमिटेशन होती है। इसीलिए बताया गया है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, क्या फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बताया गया है कि ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। इस तरह से हम आपको बताएंगे। तो स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन जहां पर आपका क्या होता है? सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेस। आपके पास रिसोर्स, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेस कम है और डिमांड ज्यादा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्कैर्सिटी। दूसरे शब्दों में भी आप इसको कह सकते हैं कि स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन वेयर व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। इस तरह से भी आप इसको डेफिनेशन दे सकते हो। और ये बिल्कुल पीडीएफ जो है आप आराम से इसको देख सकते हो बेटा, हम इसको अपलोड कर देंगे, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेस मींस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। बेटा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। देखो अगर हम बात करें, एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ
सेटिस्फैक्शन, एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड एक सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो बेटा, तो आपको ध्यान रखना है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेसिक्स प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहला है बेटा ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस लिमिटेड। एंड थर्ड में है बेटा दे हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेस। तो सबसे पहला क्या है बेटा? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर मान लीजिए अगर ह्यूमन वांट्स अगर अनलिमिटेड नहीं होती तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होता। हमारे पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन ऑल वांट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक पर्सन की, एक कंज्यूमर की कभी जीवन में वांट सेटिस्फाइड नहीं होता। आप खुद अपना देख सकते हो, अगर आपने एक चीज जीवन में कोई चीज अगर अचीव करा तो फिर दूसरी चीज आपके सामने आ ही जाता है। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज। इस तरह से बेटा पॉइंट्स नोट करेंगे। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आपका क्या है बेटा? यहां पर लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। ये सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा स्कैरसिटी। चलिए आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आपने क्लियर करा, समझ आ गया? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये क्या है? एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। ये किससे कंसर्न रखता है? एलोकेशन ऑफ स्केर मींस सच अ मैनर डेट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है, एक प्रोड्यूसर कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है अपना प्रॉफिट्स का, और एक सोसाइटी में काम करने वाले व्यक्ति कैसे सोसाइटी में मैक्सिमम या मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर कर सकता है। इसके बारे में कौन बताता है बेटा आपको? तो इकोनॉमिक्स ही बताता है आपको। चलिए इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि चॉइस इज द आउटकम्स ऑफ स्कैरसिटी। चॉइस की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्या? आउटकम्स, एंड रिजल्ट। चॉइस इज द आउटकम्स ऑफ scarcity. Choice emerges when the limited resources are used for the satisfaction of unlimited ones, and a rupee cannot be buy things when the price of each thing is one. तो इस तरह से बेटा बताया गया है। बिकॉज ऑफ चॉइस, सिंपली बिकॉज ऑफ मस्ट बी फेस scarcity. Every individual, every economy, everyone विल फेसिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर व्यक्ति इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, चॉइस को, स्कैरसिटी को फेस करते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं कि चॉइस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म चॉइस? तो चॉइस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। चॉइस क्या है? एक प्रोसेस है जहां से आप सिलेक्शन कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेस है वहां से आप क्या कर सकते हो बेटा? तो यहां से आप चॉइस कर सकते हो। हम इसको क्या बोलते हैं? चॉइस। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिसोर्सेस आर स्केर्स। हमारे पास रिसोर्सेस जो है साधन, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? साधन हमारे पास क्या है? कम है। रिसोर्सेस साधन, हमारे पास साधन क्या? कम है। रिसोर्सेस कैन बी एलोकेटेड अल्टरनेटिव यूजेस। स्कैरसिटी कॉजेज चॉइस। स्कैरसिटी की वजह से चॉइस अराइज होती है। चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस की वजह से आप डिसीजन मेकिंग लिख पाते हो।
कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, एक कंज्यूमर जो है अपना सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाता है, और एक प्रोड्यूसर कैसे अपना प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, और एक सोसाइटी में रहने वाले कैसे अपने सोशल वेलफेयर को बढ़ा सकता है, इसके बारे में आपको इकोनॉमिक्स बताता है बेटा। इस तरह से आप सोशल वेलफेयर हो गए, या हम अगर बात करें कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड सोसाइटी में रहने वाले लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम समाज में भला कर सके, वेलफेयर कर सके, इसके बारे में बताता है बेटा। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। द इसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का इसेंस क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स का इसेंस क्या है, तो स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, relation to unlimited human wants, problem of choice or allocation of resources to alternative uses, economic problem arise out of the scarcity and choice। इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू स्कैर्सिटी एंड चॉइस की वजह से बेटा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इनटू द अल्टरनेटिव यूजेज। हम यहां पर अल्टरनेटिव यूजेज की हम बात करते हैं बेटा। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी बताया आपको कि एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट उसके बाद एक प्रोड्यूसर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एंड एक सोसाइटी में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो सभी को अलग अलग तरीके से समझाया गया है बेटा कि एक कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन अलग हो सकता है, एक प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है, और एक सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव से अलग हो सकता है बेटा। इस तरह से हमें डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे जो अराइज होती है ड्यू टू स्कैर्सिटी एंड चॉइस, इसके वजह से हमारे सामने ये प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर हम बात करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स derived from the word, microeconomics is derived from the word, Greek word माइक्रोस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसका मतलब होता है स्मॉल लेवल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एड्रेस इंडिविजुअल। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें बेटा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा लेवल, जहां पर एक इंडिविजुअल की हम अगर बात करते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल कमोडिटी, जहां पर हम एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ग्रीक वर्ड का जो वर्ड है माइक्रोस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज, विच मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आप देखेंगे यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, ये ग्रीक वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस विच मींस स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है कि ग्रीक वर्ड मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब क्या होता है बेटा, लार्ज। तो जब भी अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक यूनिट की बात करते हैं बेटा, लाइक डिमांड फॉर साल्ट बाय द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक कमोडिटी की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक पर्सन की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। जब अगर हम बात करते हैं बेटा कि नेशनल इनकम, हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया, तो इसमें हम स्टडी करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं, इस देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इसीलिए हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्योंकि यहां पर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। यहां पर हम बात करते हैं बेटा डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, उसके बाद डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम ये वर्ड जो है ड्राइव किया जाता है मैक्रो से, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स लार्ज। द स्टडी इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, जहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट
डिमांड, एग्रीगेट, सप्लाई, तो हम किस में स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा, दीज आर कंसिडर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, लाइक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया बेटा, इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हो गया, इंडिविजुअल मार्केट्स हो गया। इन सभी का स्टडी हम कहां पे करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा छोटा होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पे हम बात करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, हम इकोनॉमी लेवल पे बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं बेटा? अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रीफली रेफर्ड एज अ प्राइस थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसीलिए हम इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। यहां पर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं बेटा, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, तो हम यहाँ कहाँ पे स्टडी करते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इस तरह से हम स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट एज अ होल। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, और उसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। अकॉर्डिंग टू मैक्रोइकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? इट इज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटर्मिनेशन करना प्राइस। इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से हम बात करते हैं बेटा। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इन सभी का डिफरेंस आपका क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है, सेटरिस पेरिबस अजम्पशन ये कहता है कि किसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हमें मुझे किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है, अगर एक कमोडिटी का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी चीज हमारे लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बाकी चीजों को आप कांस्टेंट करके आप बात करोगे। आउटपुट गिवन व्हाइल द स्टडिंग व डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। मार्केट फोर्सेस, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई की मदद से प्राइस तय किया जाता है बेटा। जहां पर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम, तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स आर रिमेन कांस्टेंट। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप कांस्टेंट रखोगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप कांस्टेंट रखोगे, तभी आप पढ़ पाओगे। यहां पर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। दीज आर द एडवांटेजेस, हम कह सकते हैं दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए बेटा हम आप बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं, और नेगेटिव इकोनॉमिक्स हम किसको बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं बेटा प्योर साइंस, और नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को बोलते हैं बेटा नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्योर साइंस, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव साइंस। तो जब भी अगर हम बेटा अगर बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हम जहां पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जहां पर फंडामेंटल की हम बात करते हैं, जहां पर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो एक हमारा एग्जांपल है, आपने सुना होगा बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आइजैक न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी चीज को अगर ऊपर से रिलीज करूं
ऊपर से अगर किसी चीज को रिलीज करूं तो नीचे की ही ओर आएगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने कभी ये नहीं बताया, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सभी के लिए सेम होगा, इसमें कोई जजमेंट नहीं है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं बेटा, जहां पर हम बात करते हैं रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट and futures. Positive economics deals with the economic issues or economic behavior which are related to past, present or future. It deals with the economic such a situation which can be studied by the fact. जहां पर आप फैक्ट की बात करते हो, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हो, जहां पर फैक्ट एंड फिगर की बात करते हो, हम इसको कहते हैं दीज आर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इस तरह से आपको बताया गया है बेटा कि ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी लाइन अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम कभी भी बात करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका रिलेशनशिप क्या होता है, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, फिगर के ऊपर बेस्ड होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है सब्जेक्टिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो दायरा जो होता है बेटा फैक्ट होता है, ये किसी भी फिगर्स के ऊपर बेस्ड होता है। और जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम बात करें बेटा तो ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यहां पर वैल्यू जजमेंट की हम बात करते हैं, इसमें आपको टर्म्स ढूंढना पड़ेगा, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट नॉट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी। जहां पर कंपैरिजन करते हो, जहां पर एक दूसरे से आप तुलना करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, नेगेटिव साइंस। तो यहां तक क्लियर है बाबू, बढ़े आगे, चलिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बेस्ड ऑन, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट। ऑब्जर्वेशन और स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हम यहां पर कह सकते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनालाइज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट। यहां पर पास्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और फ्यूचर, तीनों ही चीज यहां पर लिखी होती है। दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट। जब आप फैक्ट की बात करते हो, जब आप फिगर की बात करते हो, जब आप कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करते हो, तो हम किसमें स्टडी करते हैं बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल और ट्रूथ, ये किसी भी सच्चाई के ऊपर बेस्ड होता है, सभी के लिए सेम होती है, यहां पर कोई आपकी वैल्यू जजमेंट नहीं होती है। फैक्ट एंड फिगर कैन बी वेरीफाइड। दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट वैल्यू जजमेंट। यहां पर कोई वैल्यू जजमेंट की हम बात नहीं करते हैं बेटा, यहां पर जो भी फैक्ट है, जो भी सही है, जो भी एक्चुअल में है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बेटा कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस कम होगा, किसी भी कमोडिटी का अगर मान लीजिए प्राइस यहां पर कम होगा किसी भी कमोडिटी का, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है बेटा। तो यहां पर हम फैक्ट की बात करते हैं। अगर मान लो अगर सरकार ने टैक्स का रेट अगर बढ़ा दिया तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह का एग्जांपल्स आप किस में ले सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं बेटा। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको टर्म्स दिखे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, जहां पर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करी जाते, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ की हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, इसीलिए इसको हम प्योर साइंस बोलते हैं बेटा। जबकि हम इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो नेगेटिव साइंस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टर्म्स देखने को मिलती है, व्हाट आउट टू बी और व्हाट आउट नॉट टू बी, व्हाट शुड बी और व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेगी बेटा। तो आपको पहचानना है कि ऐसे जहां पर कंपैरिजन की बात करते हैं, जहां पर आप तुलना करते हो, जहां पर कहते हो कि मान लो जैसे राम इज बेटर देन श्याम, तो इस तरह से आप कंपैरिजन करते हो बेटा, यहां पर आप किसी से तुलना करते हो, तो यहां पर वैल्यू जजमेंट देते हो, ये चीज बढ़िया है, ये चीज सही नहीं है। जहां पर गुड और बैड के बारे में बोलते हो, राइट और रॉन्ग के बारे में बोलते हो, हम उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहां पर नॉर्मेटिव, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आप एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी विल वन डे ब्रिंग्स एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, एक दिन ये करेंगे, तो सजेशन है बेटा। उसके बाद मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम इन फाइनेंशियल टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल इंडिया। इस तरह से एग्जाम्पल दिए गए बेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, इट डील्स विद द ओपिनियंस, जहां पर बेटा बात करते हो ओपिनियंस की बात करते हो। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डिफरेंट इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंट ओपिनियन। यहां पर जितने भी इकोनॉमिक्स है बेटा सभी का अलग अलग ओपिनियन है, सभी का अलग अलग व्यू पॉइंट है। इस तरह से बताया गया बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सभी का अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू है। मनरेगा यूजेस द टैक्स फेयर मनी एंड शुड बी,
तो आपको ध्यान रखना जहां पर आपको टर्म्स दिखे व्हाट आउट टू बी और व्हाट नॉट टू बी, ऐसे टर्म्स आपको देखे, व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या, ऐसे टर्म्स आपको दिखे तो आप नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे आप क्लिक करेंगे बेटा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हेल्प से आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, उसका नेचर आप समझ सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको दिखे तो आप ये समझ जाओगे कि क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये नेगेटिव इकोनॉमिक्स है। दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, जहां पर आप बात करते हैं वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं बेटा, जहां पर आप सजेशन देते हो, जहां पर एडवाइस देते हो, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेटा क्या होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। दीज स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, जहां पर डिबेट की बात करते हैं, जहां पर कंट्रोवर्सीज की हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे किस में हम स्टडी करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नेगेटिव इकोनॉमिक्स। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियंस, जहां पर बेटा ओपिनियन की बात करी जाए, जहां पर बात करी जाए सजेशन का, एडवाइस का, और यहां पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा नॉट वेरीफाइबल और ट्रूथ, ये सच्चाई नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आपको टर्म्स देखना है व्हाट आउट टू बी और व्हाट आउट नॉट टू बी द, इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को मैंने अभी बताया बेटा कि प्योर साइंस, हम इसको प्योर साइंस बोलते हैं, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम नेगेटिव साइंस बोलते हैं बेटा। इस तरह से आप करेंगे बेटा। तो देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज विच, इकोनॉमिक issues or economic behavior which are related to past, present and futures. A statement of positive economics relate to what was, what is and what would be, ऐसे टर्म्स आपको दिखेगी बेटा। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आइए हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिफरेंस देखते हैं। जहां पर बेटा बात करी जाती है ओपिनियन की, जहां पर बेटा बात करी जाती है डिबेट की, जहां पर हम बात करते हैं बेटा कंट्रोवर्सीज की, जहां पर हम बात करते हैं सजेशन की, जहां पर हम बात करते हैं एडवाइस की, कंपैरिजन की, हम उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं बेटा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी और व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ट्रूथ, आप इसको ट्रूथ और फॉल्स दोनों भी कहते हैं बेटा। इस तरह को आपको टर्म्स दिखेंगी जहां पर नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल एट ऑल, नॉट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, यहां पर हम वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम फैक्ट की बात करते हैं, यहां पर हम फिगर्स की बात करते हैं, यहां पर एक्चुअल में जो चीज हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या बात करते हैं बेटा ओपिनियन की बात करते हैं। एक बार यहां तक आप देखेंगे बेटा, फिर से हम आगे चलते हैं। यहां तक एक बार देखिएगा बेटा, फिर उससे आगे चलते हैं हम। हो गया, बढ़े आगे चले, ठीक है। अब हम समझते इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब आप क्या समझते हो, कमाना तो आपको इकोनॉमी में ही है। तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न लिविंग, जीने के लिए अलग अलग तरीके का काम करते हैं लोग। टीचर्स गो टू स्कूल, एक टीचर्स स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए। डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल एंड फार्मर्स गो टू देयर फील्ड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्रीज, ये सारे लोग अपने अपने फील्ड में अपने अपने जगह पे जाते। द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल एन एरिया एंड रिवील ऑफ अ
सिस्टम बाय द विच अ पीपल दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। यहां पर जितने भी बेटा मैंने एग्जांपल दिया, चाहे एक टीचर स्कूल जाते हैं, चाहे एक डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें तो एक फार्मर्स जो है फील्ड में, अगर फार्मर्स जो है फील्ड जा रहे हैं, एंड एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, ये सारे व्यक्ति जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं बेटा, इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसे कमाने के लिए ही तो कर रहे हैं, अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जीने के लिए कर रहे हैं बेटा। हम इसको ही तो इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर लोग जीने के लिए, जीवित रहने के लिए काम करते हैं, अपने जीवन लाइवलीहुड चलाने के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक टीचर स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं, वर्किंग में रहते हैं, एक फार्मर जो है अपने खेतों में जाकर के काम करते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्री में जाकर के काम करते हैं। तो सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कमाना, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, अर्न करना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक, तो हम कह सकते हैं, इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको कह सकते हैं कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर पीपल क्या करते हैं? एरिया ऑफ लिविंग, अर्निंग, लिविंग। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमी बोलते हैं। तो एक हम बात करते हैं सिंपल इकोनॉमी क्या होता है। सिंपल इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? द इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच ही नीड्स फॉर satisfaction of wants, he depends upon their others. If you are a teacher, depends, a student depends on you. अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर योर एजुकेशन। यू अदर हैंड डिपेंड्स अपॉन द बेकर फॉर द ब्रीड। इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया बेटा, आराम से इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो सिंपल इकोनॉमी इज द वन विच इज अ डिग्री ऑफ interdependence and exchange of the moderate degree. A simple economy contracts with the complex economy. Unlike simple economy, the degree of interdependence and exchange of the complex economy is a very high. Economy is a very high. Features of simple economics contrasting with the complex economy. चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब आपको समझ आ गया कि इकोनॉमी एक ऐसा जगह होता है, इकोनॉमी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर लोग जीने के लिए, जीवित रहने के लिए काम करते हैं, अपने डेली बेसिस पे घर चलाने के लिए काम करते हैं। हम उसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमी। काम तो भैया इकोनॉमी में ही रह करके करोगे ना। एक टीचर जो है स्कूल में जाकर के पढ़ाते हैं, एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक फार्मर जो है, किसानी जो है खेतों में जाकर के काम करते हैं। इस तरह से कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं इंडस्ट्रीज में जाकर के काम करते हैं। सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? पैसे कमाना और अर्न करना, जीने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम इसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं कि सिंपल इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है बेटा? इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज वेरी लो। सिंपल होता है बेटा, यहां पर वंस आर मल्टीपल बट नॉट इनुमरस। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होती है बेटा। डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट लिमिटेड होती है। तो ये सारे के सारे किसका फीचर्स है बेटा? सिंपल इकोनॉमी का है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ द पीपल इज वेरी हाई। सिंपल का मतलब सिंपल, जहां पर नॉर्मल तरीके से आप रहते हो। और हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां पर क्या होता है बेटा? हाई होता है। इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर इज हाई होता है बेटा। वंस आर मल्टीपल एज वेल एज इनुमरस हो गया। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो गया, आर वेरी हाई। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई। यहां पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो कैसे होता है बेटा? हाई होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। बेटा अगर हम बात करें तो यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड एक्सचेंज हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज। आपको पता होगा बेटा कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज को अगेन हम बेटा दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक सबसे पहला है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
एक होता है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भागों में हमने बांटा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है, ऐसा एक्टिविटीज होता है जहां पर लोग कमाने के लिए, पैसे के लिए काम करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होती है जहां पर आप पैसे ना कमा करके बल्कि आप यहाँ पर सोशल वेलफेयर करते हैं, जहां पर चैरिटेबल पर्पज के लिए करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर आपको पैसा कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, समाज में सेवा प्रदान करना, सर्विस देना ही आपका काम होता है। हम उसको बोलते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें अगर हम आगे, तो इसको तीन भाग में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है बेटा बिजनेस, एक आता है बेटा प्रोफेशन, और एक आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इस तरह से हम करेंगे बेटा। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक होता सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। हम आगे बात करेंगे। देखो बेटा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, देखो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी बेटा, कंट्रोल्ड बाई, और कंट्रोल्ड इकोनॉमी कह लो इसको। देखो यहां पर देखो बेटा कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी कह लो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक हो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो गया, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो गया, इसको हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं बेटा। और एक होता है फ्री इकोनॉमी, हम इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं बेटा, इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बेटा, इसको हम फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। यहां पर कंज्यूमर जो होता है बेटा ये किंग होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कंज्यूमर इज किंग इन विच इकोनॉमी, तो आपको ध्यान रखना मार्केट इकोनॉमी में जो होता है कंज्यूमर किंग होते हैं, वो राजा होते हैं, वो सर्वोपरि होते हैं, वो अपने पैसे से जो चाहे खरीद सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर है, तो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, जहां पर दोनों सेक्टर मिलकर के काम कर रहे होते बेटा, हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर दीज आर द इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पर सरकार की दखल अंदाजी होती है, हम उसको कहते हैं बेटा कि ये कौन सा इकोनॉमी है, तो हम इसको बोलते हैं ये गवर्नमेंट इकोनॉमी होता है, जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। और जब अगर हम बात करें फ्री इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमिक वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई की मदद से अगर हम काम करते हैं बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो है एक लेबर को वेलफेयर में ध्यान न देने के बजाय यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो एक लेबर को यहां पर लेबर के रूप में लिया जाता है, उसको उसका वेलफेयर पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो मोटिव हमारा क्या होता है, सोशल वेलफेयर, समाज में सेवा प्रदान करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जब किसी लेबर को पैसे देते हैं तो थोड़ा सा भी उस पर थोड़ा सा भी अपने
भाव को व्यक्त नहीं करते हैं, उनको काम से मतलब होता है, उसको प्रॉफिट कमाने से मतलब होता है, उसे काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कंज्यूमर इज अ सोवरजन। कंज्यूमर यहां पर क्या होता है, राजा होता है, सर्वोपरि होता है, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो चाहे वो अपना पैसा से शराब खरीदे या अपना पैसे से वो दूध खरीदे, वो उसका चॉइस है, आप उसको रोक नहीं सकते। एक कंज्यूमर का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार जो होती है इसकी दखल अंदाजी करती है। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां पर कैपिटल एंटरप्राइज, जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसको कंट्रोल कर रही होती है। यहां पर जो अगर हम बात करें तो मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी का तो यहां पर हम बात करते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज public sector. These are the economic where the economic activities governed by the play market forces, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बट यहां पर सरकार की भी दखल अंदाजी होती है। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ, यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है बेटा। तो जब हम बात करते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो दोनों ही सेक्टर को हम ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करते हैं बेटा। द कंज्यूमर इज सोवर्जन, यहां पर कंज्यूमर राजा भी होते हैं। हाउएवर पीडीएस का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर्स। कुछ पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम सप्लाई करते हैं गुड्स को। रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द बोथ सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। यहां पर पब्लिक सेक्टर भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं, दोनों की को एग्जिस्टेंस होती है बेटा। तो गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल एंड प्राइस एसेंशियल गुड्स, बट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस तरह से हम इसको डिफरेंस करते हैं बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी किसे कहते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हम किसे कहते हैं, इकोनॉमी किसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, इसको सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी हम कहते हैं। उसके बाद कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, फ्री इकोनॉमी, जहां पर लोग आजाद होते हैं, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहां पर कंज्यूमर किंग होते हैं, वो अपने पैसे कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, चाहे वो शराब पे करे या दूध पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पैसा, ही हैव टू चॉइस, ही हैव टू डिसाइड कि उसको क्या करना है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर दोनों सेक्टर की एग्जिस्टेंस होती है बेटा। चलिए आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। द कंज्यूमर इज नॉट सवर्जन, यहां पर कंज्यूमर जो है आजाद नहीं होते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इंटरवेंशन जो होती है सरकार के पास होती है, तो सरकार इसको रेगुलेट कर रही होती है। मोस्ट रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यहां पर सरकार इसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। गवर्नमेंट डिसाइडेड व्हाट प्राइस एंड गुड्स टू बी सोल्ड इन द मार्केट, यहां पर सरकार तय करते हैं कि किस गुड्स का क्या प्राइस होना चाहिए, किस प्राइस पे आपको मार्केट में सेल करना है। ये डिसीजन कौन लेता है बेटा, तो सरकार लेती है। और जब हम बात करते हैं बेटा मार्केट इकोनॉमी की, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, तो यहां पर डिसीजन किसके थ्रू लिया जाता है, एक प्राइवेट इंटरप्राइज के थ्रू, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के थ्रू, एक व्यक्ति जो जिसका ये बिजनेस है, जो इसका ओनर है, वही इसका डिसीजन लेगा। और यहां पर दोनों की एग्जिस्टेंस होती है बेटा। इस तरह से हम पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। यहां पर अगर हम बात करें तो मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड ओन्ड बाय द पीपल, मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है डोमिनेट कर रही होती है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। हम इसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर की एग्जिस्टेंस होती है बेटा। चलिए इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो मैंने कराया बेटा, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर उसको समअप करता हूं। एक बार इस पॉइंट को आप देखेंगे बेटा, फिर हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, सबसे पहले तो हमने इकोनॉमी के बारे में समझा। इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट रियल लाइफ में जो आप देखते हैं। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा
तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया का मतलब क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक क्या है, साइंस है। और आपको मैंने बताया कि इकोनॉमी के 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने आपको समझाया, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर एक कंज्यूमर जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक प्रोड्यूसर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, और एक सोसाइटी में रहने वाले लोग जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं बेटा। और हमने बताया कि स्कैरसिटी इज द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कैरसिटी क्या है बेटा, इकोनॉमिक की प्रेजेंस है। स्कैरसिटी की वजह से ही कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है हमारी इकोनॉमी में। और एवरीवन पर्सन, एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जो है स्कैरसिटी को फेस कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन जहां पर आपके पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। आपके सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज यहां पर कम है, तभी तो स्कैरसिटी का सिचुएशन अराइज हुआ बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। स्कैरसिटी का मतलब आपको मैंने बताया, चॉइस का मतलब क्या होता है बताया मैंने। इस तरह से चॉइस का मतलब स्कैरसिटी जो है अराइज होती है चॉइस की वजह से। यहां पर एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है, एंड सोसाइटी में रहने वाले लोग जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। चलिए आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का। उसके बाद हमने बात करा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है माइक्रो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा स्मॉल। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं किसी इंडिविजुअल कमोडिटी का, इंडिविजुअल यूनिट्स का, इंडिविजुअल पर्संस का, प्रोडक्शन का, डिमांड का, सप्लाई हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मैक्रोस, जिसका मतलब हम क्या कहते हैं मैक्रो विच मीन्स लार्ज। यहां पर हम बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम की बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर द रूट कॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब आप स्टडी करोगे तो मैक्रो वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखोगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप स्टडी करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कांस्टेंट रखोगे। तो कभी भी दोनों चीज को एक साथ रख करके आप स्टडी नहीं कर सकते। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप स्टडी करोगे तो बाकी मैक्रो वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट रखोगे, और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो माइक्रो वेरिएबल को आप कांस्टेंट रखोगे बेटा। इस तरह से आपको स्टडी करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंडिविजुअल फॉर्म्स की बात करते हैं बेटा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की बात करते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर हम बात करते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल, जहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ होल, जहां पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये सारे के सारे, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, हम इसको बोलते हैं बेटा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक होता, उसके बाद मैंने बताया कि मार्केट फोर्सेस में जहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें, जहां पर इंडिविजुअल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और जहां पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गया, फिस्कल पॉलिसीज हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम मैक्रो स्टडी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम प्योर साइंस कहते हैं बेटा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम नेगेटिव साइंस कहते हैं बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ये फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बेस्ड होता है, ये किसी फैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। यहां पर जो हम बात करते हैं बेटा, जो भी फैक्ट है जो सही है उसके बारे ही हम बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं बेटा माइक्रो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, तो यहां पर हम बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाट इज, जो एक्चुअल में हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। और जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो जहां पर टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगे। तो आप क्या करोगे बेटा, मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप क्लिक करोगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप
फाइंड आउट करोगे। जहां पर सजेशन की बात करी जाती है, जहां पर हम बात करते हैं बैड और गुड, जहां पर कंपैरिजन करना है, हम उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जहां पर किसी की वैल्यू जजमेंट की बात करी जाती है, जहां पर कंपैरिजन करी जाती है, दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से आप इसको देख सकते हैं बेटा। उसके बाद नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया, जहां पर आउट टू बी आप टर्म्स देखेंगे, व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेगी। जहां पर ओपिनियन की बात करोगे बेटा, जहां पर डिबेट की बात करोगे बेटा, जहां पर कंट्रोवर्सीज की अगर बात करते हो तो हम वहां पर क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप आराम से इसको पढ़ लेंगे बेटा। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें आती हैं। यहां पर ओपिनियन की बात करते हैं, यहां पर इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ ट्रू। यहां पर हम बात करते हैं किसी की जजमेंट की हम बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वेरीफाइबल नेचर के होते हैं, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ये फैक्ट और फिगर के ऊपर बेस्ड होता है। यहां पर कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करी जाती है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि देखो एक टीचर जो है स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, एक डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल में जाते हैं सर्विस देने के लिए, एक फार्मर्स जो है खेत में जाते हैं खेती करने के लिए, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। इन सभी व्यक्ति जो भी व्यक्ति जहां भी जा रहे हैं, इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, कमाने के लिए काम करते हैं, जीने के लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, काम कहां करेंगे बेटा, तो इकोनॉमी में ही करेंगे ना बेटा। तो इस तरह से हम इकोनॉमी को समझ सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सिंपल इकोनॉमी होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होता है, जहां पर एक कंज्यूमर का इनकम जो होता है लो होता है, हम उसको सिंपल इकोनॉमी कहते हैं। जो सिंपल होता है, जहां पर एक कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होती है, हम उसको हाई इकोनॉमी कहते हैं बेटा। इस तरह से हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर आप वेल्थ कमाते हो, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब इसको हम अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस क्या होता है बेटा, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें तो ऐसा एक्टिविटीज जहां पर आपका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, समाज में सर्विस देना आपका ऑब्जेक्टिव होता है, हम उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट है बेटा, जहां पर मैंने बताया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जहां पर हमने कहा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी सबसे पहला। उसके बाद हमने बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पर सरकार की इंटरवेंशन होती है, सरकार की दखल अंदाजी होती है, यहाँ पर डिसीजन जो लिया जाता है सरकार के थ्रू लिया जाता है, और यहाँ पर एक कंज्यूमर अपने मनमर्जी से कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, हम इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें बेटा, तो हम यहाँ पर कंज्यूमर जो होते हैं, किंग होते हैं, वो अपने पैसे से चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो कंज्यूमर के यहाँ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, जो ओनर जो होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। और मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो बेटा इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में दोनों सेक्टर काम कर रही होती हैं, कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, तो दोनों सेक्टर का इंटरवेंशन होता है, हम उसको बोलते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और बाकी और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी मैं आपको क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट चैप्टर था, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा कि पीपीसी क्या होता है, पीपीसी का स्लोप क्या होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए यहां तक आप जरूर नोट करेंगे, और ये सारा पॉइंट्स को आपको करना है बेटा, बाकी हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।